नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार एसआई मेंस का हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हो जाएगा। इससे पहले दोस्तों हम एक प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों इससे पहले हम एडिटोरिया का आपका पार्ट 1 यानी कि जीके जीएस और मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और उसका अगर पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा कर के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं जीके जीएस का। तो दोस्तों हम आज दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और इसके बाद हम 8 प्रैक्टिस सेट और कराएंगे, यानी कि पूरा 10 प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। अगर आपको और प्रैक्टिस सेट हिंदी का करना होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट था कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज़्यादा लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भई गति सांप छुछुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दुविधा में पड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पानी पीकर जाति पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि किसी देश के अंदर होने वाले या उससे संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंतर्देशीय। अंतर्देशीय यानी कि किसी देश के अंदर होने वाले या उससे संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द है अंतःदेशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्विगु समास उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में जो दे रहा है द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास इसके सभी पद प्रधान होते हैं, उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा लोटा डोरी, माता पिता, सीताराम, राजा रानी, राधा कृष्ण इत्यादि। और ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास जिस समास में अंतिम शब्द प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। नेक्स्ट और ऑप्शन डी देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी अविभाव समास है। तो इसका प्रथम पद अवयव होता है और यह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे आपका वह प्रतिदिन आ रहा है, तो इसमें आपका प्रतिदिन जो है वह क्रिया विशेषण हो जाएगा, और इस क्रिया विशेषण हो जाएगा, यानी कि अविभाव समास आपका प्रतिदिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि मुनि श्रेष्ठ में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिकरण समास हो जाएगा। अधिकरण समास इसलिए हो जाएगा कि इसमें में चिन्ह का लोप है, यानी कि मुनियों में। तो आपको अगर कारक याद होगा, कारक कर्ता ने कर्म को करण से कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का की, और अधिकरण में पर आपको अगर ये याद होगा तो आप इसको बना लीजिएगा, क्योंकि तत्पुरुष समास में आपको 6 जो होते हैं वह आपको कारक तत्पुरुष होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष होते हैं। तो आपको अगर ये कारक याद होगा तो आप इसको बना लीजिएगा। तो मुनियों में यानी कि में चिन्ह का लोप है, यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्म कारक समाज जो दिया हुआ है यह आपका समास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अजात शत्रु में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि समास है। तो बहुव्रीहि समास उसे कहा जाता है इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि समस्त पद से किसी अन्य शब्द का बोध होता है। जैसे आपका दशानन, यानी कि 10 है आनंद जिसके, तो उसके बाद इससे आपको रावण का बोध हो जा रहा है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश का बोध हो जा रहा है। तो वो आपको बहुव्रीहि समास हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
करतवयोत में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्वंद्व समास। करतवयोत में द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में शुद्ध या सही वर्तनी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुदित जो है वह आपका सही वर्तनी है। और आजीविका भी आपका आजीविका जो आपका ये दिया हुआ है ये आपका सही वर्तनी है। उसके बाद आपका ए में दिया हुआ है, ए में अनुदित दिया हुआ है आपका, यह तारकुन से दिया हुआ है। और यहाँ पे अनुदित आपका बार्जुन से दिया हुआ है, तो आपका ये अनुदित सही हो जाएगा और ये अनुदित आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद आपका आजीविका जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में आजीविका आपका ये भी आपका सही वर्तनी है। और उसके बाद ये आजीविका जो डी में दिया हुआ है ये भी आपका गलत है। तो यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा ना, माफ़ कीजिएगा, आपका आजीविका इस तरह हो जाएगा आजीविका। तो यानी कि आपका सी भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध या गलत है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अस्थायित्व जो है वो आपका गलत है। यशस्वी सही है, अर्धशासकीय सही है और अस्थायित्व आपका इस तरह से होगा, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंत्याक्षरी जो है आपका शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमावस जो है आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का पहचान करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन जो है आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के रूप में गलत का पहचान करें। तो इसका राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जेठ और ज्येष्ठ जो है आपका तत्सम और तद्भव नहीं है। आपका ओष्ठ और ओठ सही है, अंश और अंश सही है, चतुष्कोण और चकोर जो तत्सम और तद्भव शब्द है, यानी कि तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव के रूप में गलत का पहचान करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुबला और दुर्बल आपका दोनों गलत है। अर्थात तत्सम ना होगा ना ही तद्भव होगा। नक्षत्र और नक्षत्र आपका सही है, नित्य और नाच सही है, पूर्व और पूरब आपका तत्सम और तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यौगिक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। परीक्षा शब्द में निम्न में से किस वर्ग में आता है? परीक्षा शब्द निम्न में से किस वर्ग में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम शब्द में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धियाँ को बताएं। वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धियाँ को बताएं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस किताब के अंदर बहुत कुछ है। ये आपका कारक संबंधी अशुद्धियाँ हो जाएगा, इस किताब के अंदर नहीं हो जाएगा, आपका इस किताब में होना चाहिए कि इस किताब में बहुत कुछ है। ये आपका इस तरह रहता था। राइट, सीता से जाकर कह देना सही है, मैंने राम से यह बात कह दी थी, ये भी सही है। और इस दोनों घरों के बीच एक दीवार है, भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धियों को बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे कह दो कि भाग जाए, यह आपका गलत हो जाएगा। उससे कह दो कि भाग जाए, ये आपका सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है और ऑप्शन नंबर बी, सी और डी आपका तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन चिन्ह संप्रदान कारक का चिन्ह है? निम्न में से कौन चिन्ह संप्रदान कारक का चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि को, ए, के लिए। आपको बताए थे कि संप्रदान के लिए चिन्ह का लोप रहता है, तो को, के लिए चिन्ह का लोप संप्रदान कारक में रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्रिया से प्रभावित होने वाला कौन सा कारक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्म कारक। कर्म कारक जो है वह आपका क्रिया से प्रभावित होने वाला कारक है। और कर्ता कारक जोन है आपका, कर्ता कारक जोन है ये भी आपका क्रिया को संपन्न करने वाला आपका कारक है। और क्रिया से प्रभावित होने वाला कारक कर्म कारक, और कर्ता कारक जो है क्रिया को संपन्न करने वाला कारक है। उसके बाद आपका संप्रदान कारक जो है जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए वो आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मैं कलम से लिखता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करण कारक है। मैं कलम से लिखता हूँ, तो आपको बताए थे कि कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से लिखते हैं, यानी कि देखिए करण से लिखते तो इसमें जुड़ाव है। आपको से में दो चीज़ में आपको से चिन्ह का लोप आता है, एक आपादान से आता है और एक करण से आता है। तो आपादान से जब चिन्ह का लोप आएगा तो आपादान में आपको अलगाव होता है, आपको अलगाव होता है, यानी कि पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे, वहाँ पे अगर आपको होगा पेड़ से पत्ते गिरे तो यहाँ पे अलगाव हो रहा है, तो आपका यहाँ पे अगर देगा तो यहाँ पे आपको आपादान हो जाएगा। और यहाँ पे दे रहा है कलम, मैं कलम से लिखता हूँ, तो कलम से लिखता हूँ तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि करण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिषद। परिषद, कवियत्री, साध्वी और दया, जड़ता, घटना इत्यादि सभी स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा के आधार पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गीदरी। गीदड़ का स्त्रीलिंग गीदरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताएं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुढ़ापा। बुढ़ापा, सहारा, सूची पत्र इत्यादि सब पुल्लिंग शब्द के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन को बताएं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीतिय। बहुवचन बहुवचन के बारे में आपको बता देते हैं, शब्द के जिससे एक से अधिक व्यक्ति व वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे गाय, किताबें। और एक वचन के बारे में बताते हैं, एक वचन जिस शब्द से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे गाय, किताब, कलम। तो आपका इसमें रीति का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो रीतिय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन को बताएं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुटिया। खुटिया जो है आपका यह बहुवचन शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त इनमें से सभी। सोना, चांदी और आकाश यह आपका एक वचन का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनेक जो है यह बहुवचन शब्द में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसुओं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन शब्द एक वचन है? कौन सा शब्द एक वचन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि माता, लड़का और किताब, ये सभी जो शब्द है एक वचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधोष वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतः अस्थ व्यंजन कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं य र ल व व्यंजनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो संयुक्त व्यंजन आपको ऑप्शन नंबर ए जो दे रहा है आपको छ हो जाएगा, त्र हो जाएगा, ज्ञ हो जाएगा, उसको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसके बाद उष्ण व्यंजन किसको कहते हैं? तो आपको तलाबे स हो जाएगा, मूर्धन्य स हो जाएगा, दंती स हो जाएगा और ह जो आपका हो जाएगा, इसको हम लोग उष्ण व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ण को, यानी कि अक्षर को हम लोग भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट, ठ, ड और ढ जो है वह मूर्धन्य ध्वनियों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आकाश जो है आपका वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध यानी कि कोई त्रुटि नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलपान को। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध, यहाँ पे जलपान को हो जाएगा, ये आपका इसमें इसी में आपका त्रुटि है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, आपका यही आपका त्रुटि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 42 नंबर में दे रहा है कि अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया, कोई त्रुटि नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आज हमारे को। अध्यापक ने आज हमारे को जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका त्रुटि हो जाएगा। अध्यापक ने आज हमें नया पाठ पढ़ाया, ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि झगड़ों के कारण नगर की अधिकतर दुकान आज भी बंद रही। झगड़ों के कारण नगर की अधिकतर दुकान आज भी बंद रही। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगर की अधिकतर, यानी कि झगड़ों के कारण नगर की दुकान आज भी बंद रही, ये हो सकता है। तो अधिकतर जो आपका जो शब्द दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि वह नृत्य गाने की डैश करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों हो जाएगा कि वह नृत्य गाने की अभ्यास करता है, या वह नृत्य गाने की रियाज करता है। वह नृत्य गाने का रियाज करता है या नृत्य गाने का अभ्यास करता है। ऑप्शन बी और सी इसका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव ईश्वर की डैश उत्कृष्ट कृति है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे। मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्ट कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पुस्तक डैश लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विदिशापूर्वक। पुस्तक विधतापूर्वक, पुस्तक जो है विधतापूर्वक लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहन राकेश जौन है आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक है। और इनके एक और कृति है आधा अधूरा के भी लेखक मोहन राकेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा है कि आकाशदीप कहानी के लेखक है। आकाशदीप कहानी के लेखक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप कामयानी के लेखक जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49, कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदिकाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृगनयनी। मृगनयनी जो है वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया है। और कायाकल्प, रंगभूमि और गोदान प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51, किस कवि को प्रथम राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ओछे के प्रीत बालू की भीत का सही अर्थ है। ओछे की प्रीत बालू की भीत का सही अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीचों का प्रेम क्षणिक। नीचों का प्रेम क्षणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा तू डाल डाल मैं पात पात का सही अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों चालाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ये वाक्य जो है आपका सही वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि है आपका ऑप्शन नंबर
55 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए, प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए। आपका ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माँ को अपने पुत्र की ममता होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं का शुद्ध रूप लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बालिका निबंध लिख रही है, यह आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्याम सोता है, यह आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है कि निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो इसको आपको राइट आंसर बताना है। इससे पहले हम आपको संयुक्त वाक्य बताए थे अगले सेट में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। हम आपको बताए थे संयुक्त वाक्य का कुछ ट्रिक आपको बताए थे। तो संयुक्त वाक्य होता है कि 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य आपस में जुड़े रहते हैं, उसको हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि मैं पढ़ता हूँ और वह खाता है, तो यह 2 या 2 से अधिक वाक्य से जुड़े हैं और जो है इससे जुड़ा हुआ है, तो आपका यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और इसमें और हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा, किंतु हो जाएगा, परंतु हो जाएगा। अगर ये आपको लगा हुआ है तो समझिए कि आपका संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम सुना है, यह आपका जो है मिश्र वाक्य हो जाएगा। यानी कि 62 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य वह होता है जो 2 या अधिक सरल या संयुक्त वाक्य से जुड़े होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। आपको बताए थे इसके पहले मिश्र वाक्य पहचानने का। तो जो वाक्य योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं, कि जिसे, जो, वह, जितना उतना, जैसे वैसे, जब तक, जहाँ कहाँ, जैसा वैसा, यदि अगर ये इससे जुड़े हुए हैं तो समझिए कि यह मिश्र वाक्य है। जिसे इसमें आपको दिया हुआ है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम सुना है। तो देखिए इसमें जिसने से जुड़ा है, जिसे, जो, वह, जितना उतना, जिसे। अब जिसे से जुड़ा तो समझिए कि आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो दोस्तों इसके पहले हम आपको बताए हैं पहले वीडियो में, उसको आप लोग देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 63 नंबर, कि जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिश्र वाक्य। अभी आपको हम बताए कि जब तक, जितना उतना, जैसे वैसे, जहाँ वहाँ, आपको अगर लगा हो तो इसमें मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लगा है कि जब तक तब तक, तो जब तक तब तक लगा है तो आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। जब तक वह घर पहुँचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ जाओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह आज्ञावाचक है। वहाँ जाओ यानी कि आज्ञावाचक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह इच्छावाचक है। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, इच्छावाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहन ने डैश से देशभक्ति का संकल्प किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दृढ़ता से। मोहन ने दृढ़ता से देशभक्ति का संकल्प किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, युयुत्सु का अर्थ है, युयुत्सु का अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि युद्ध करने का इच्छुक को हम लोग एक शब्द में युयुत्सु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निपट। निपट जो है वह आपका क्या है, तो आपका विशेषण है। विशेषण उसे कहा जाता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण में क्या रहता है कि जैसे आपका गुण हो, दोष हो, संख्या हो, परिणाम हो, रंग हो, आकार हो, दशा हो, इस सब का आदि बोध हो, तो समझिए को आपका विशेषण हो जाएगा।
तो निपट जो है आपका विशेषण हो जाएगा। निपट क्या है तो विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि पशु शब्द का विशेषण क्या है। पशु शब्द का विशेषण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाश्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अविकारी शब्द अविकारी शब्द होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवयव होता है। अविकारी शब्द अवयव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सीता जा रही थी, इस वाक्य में काल का कौन सा भेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपूर्ण भूतकाल है। अपूर्ण भूत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यथेष्ट, काफी, ठीक, बस में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पर्याप्ति बोधक क्रिया विशेषण है। कौन विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर बी पर्याप्ति बोधक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जिसमें जो सो लग जाए वो आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे यहाँ पे जो लगा है और यहाँ पे सो लगा है, तो जिसमें जो सो लग जाए समझिए कि वह संबंधवाचक सर्वनाम है। और जिसमें आपको यह ए और वह और वे लग जाए तो समझिए कि वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वे तुम्हारे आदमी है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो अभी आपको बताया कि जिसमें वे लग जाए, यह लग जाए, ए लग जाए और वह लग जाए, तो समझिए कि वह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि इसमें वे लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नदी, पर्वत, लड़की में कौन सा संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि घटक, ठंडक, शतक, सप्तक में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय के बारे में दोस्तों हम जान लेते हैं। तो प्रत्यय वे शब्द अथवा शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं अथवा शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आपका घटक दिया रहा है यहाँ पे घटक, तो यहाँ पे आपका कौन प्रत्यय, तो क प्रत्यय हो जाएगा, यानी कि यह अंत में लगकर शब्दों का निर्माण करते हैं। तो आपका यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 76 का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सम का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग के बारे में जान लेते हैं कि जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं अथवा उसमें नई विशेषता उत्पन्न करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। जब जैसे आपका संस्कार जो है, तो सम प्लस कार, आपका संस्कार का संधि विच्छेद कीजिएगा तो स्टार्टिंग में आपको सम आएगा, तब आपका संस्कार होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि उपसर्ग क्या हो रहा है संस्कार में, तो सम हो जाएगा, सम प्लस आकार यानी कि संस्कार हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अति। अति अगर लग जाएगा तो आपको अत्याचार हो जाएगा। अति प्लस आचार बराबर अत्याचार होता है। आपको अति प्लस आचार आपको लग जाएगा तो अत्याचार हो जाएगा। तो जुल्म शब्द आपका आ जा रहा है, अत्याचार जो है एक जुल्म शब्द है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अति उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गुणवान, धनवान, बलवान, रूपवान में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वान प्रत्यय है। यानी कि गुणवान यानी कि गुण प्लस वान बराबर गुणवान होता है, तो यहाँ पे वान प्रत्यय हो जाएगा। धनवान, बलवान, रूपवान यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंबर पनघट में डूब रही तारा
अंबर पनघट में डूब रही, तारा घट उष्मा नगरी डैश में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हो तो कौन सा अलंकार होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्लेष अलंकार होगा, श्लेष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा विलोम है, दिए गए शब्दों का सही विलोम शब्द वाले विकल्प को चुनिए। यथार्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो यथार्थ का विलोम शब्द आपका कल्पित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्पण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अर्पण का विलोम शब्द ग्रहण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अन्यास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अन्यास का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर ए, सयास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 87, धन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो धन का विलोम शब्द निरुजता हो जाएगा, निरुजता, ऑप्शन नंबर बी 87 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्यष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यष्टि का विलोम शब्द समस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आपको पर्यायवाची शब्द देखना है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची या अनेकार्थी शब्द को बतलाना है। यमुना, यमुना का पर्यायवाची शब्द आपका ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, कलांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 90, निषिद्ध का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तय जो है निषिद्ध का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि है, रजनी है, निशा जो है निषिद्ध का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शोणित का पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त जो है आपका शोणित का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पारावार पयोनिधि रत्नाकर का पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समुद्र जो है आपका पारावार पयोनिधि रत्नाकर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शशिधर जो है वो आपका चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। आपका औषधिस है, शशधर है, कलाधर जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवेंद्र जो है, देवेंद्र में आपका गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपका देवेंद्र हो जाएगा, नरेंद्र हो जाएगा, राजेंद्र हो जाएगा, धर्मेंद्र हो जाएगा, ये सब गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि द्वाउपी, द्वाउपी का संधि विच्छेद होगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्व प्लस अपी बराबर द्वाउपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मनोहर शब्द में संधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि गद्यांश दिया हुआ है, तो दोस्तों गद्यांश बनाने से पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मुनीषी जंगल में रहना क्यों पसंद करते थे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गुल्म का तात्पर्य क्या है, और तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि उपयुक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। उसके बाद अंतिम कह रहा है कि इस वाक्य में सस्य श्यामला से क्या तात्पर्य है। चलिए दोस्तों इसके बाद पढ़ लेते हैं पैसेज। पैसेज कह रहा है कि भारतवर्ष पर प्रकृति की विशेष कृपा रही है और यह सभी ऋतुएं अपने समय पर आती है और पर्याप्त काल तक ठहरती है। ऋतुएं अपने अनुकूल फल फूलों का सृजन करती है। धूप और वर्षा के समान अधिकारों के कारण यह धरती शस्य श्यामला हो जाती है। देखिए आपको शस्य श्यामला क्वेश्चन में था, शस्य श्यामला हो जाती है। और यहाँ का नगाधिराज हिमालय कवियों को सदा से प्रेरणा देता आ रहा है और यहाँ की नदियाँ मोजदायनी समझी जाती रही है और यहाँ कृत्रिम धूप और रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती। भारतीय मुनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे। प्रकृति प्रेम के कारण ही यहाँ के लोग पत्ते पर खाना पसंद करते थे। वृक्षों में पानी देना एक धार्मिक कार्य समझते हैं। सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता है। और यहाँ पशु पक्षी लता गुल्म का भी यहाँ पे चर्चा था क्वेश्चन में। गुल्म और वृक्ष तपोवनों के जीवन का एक अंग बन गए थे। अब चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं।
कि भारतीय मुनीषी जंगल में क्यों रहना पसंद करते थे। और पढ़ लेते हैं ऑप्शन, इसलिए कि वे संन्यास ले लेते थे, ये आपका गलत हो जाएगा। इसलिए कि जंगल में फल फूल कंदमूल अधिक मिलते थे, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसलिए कि जंगल में वे निर्दर्द रहते थे, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसी तरह सही हो जाएगा। इसलिए कि वो प्रकृति से प्रेमी थे, इसीलिए भारतीय मनुष्य जंगल में रहना पसंद करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आज का हो जाएगा कि गुल्म का तात्पर्य क्या है। गुल्म का तात्पर्य क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झाड़ी। गुल्म का तात्पर्य आपका झाड़ी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आप अच्छा से पढ़िएगा पैसेज को तो आपको पता चल जाएगा कि गुल्म का सही अर्थ क्या निकल रहा है। नेक्स्ट आपका 99 देखते हैं कि उपयुक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें प्रकृति प्रेम की चर्चा किया गया है इस गद्यांश में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति प्रेम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अंतिम क्वेश्चन है कि इस गद्यांश में सस्य श्यामला से क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सस्य श्यामला जो कहा गया है वो हरी भरी फसलों वाली के लिए सस्य श्यामला का तात्पर्य है। तो दोस्तों ये तो बिहार दरोगा एसआई मेंस हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 जो है उसमें 2 प्रैक्टिस सेट हिंदी का दिया हुआ था, वो हम दूसरा प्रैक्टिस सेट आज करा दिए हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट था कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक व्हाट्सअप टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों इसके बाद हम 8 प्रैक्टिस सेट और करा देंगे। और दोस्तों एडुटेरिया का अगर आप प्रैक्टिस सेट 18 प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं वॉल्यूम 2 का, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है सेम इसी तरह आपके एग्जाम में भी पूछेगा। तो दोस्तों जो चैप्टर आपको इस प्रैक्टिस सेट में है वो चैप्टर को आप लोग किसी भी बुक से तैयारी कर लीजिएगा, यानी कि सेम आपको जो पूछा हुआ है वो पूछेगा ही, सेम सिलेबस आपको सिलेबस के अनुसार ही बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।